हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी विकेश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं विनोद आज आप सभी के सामने जीके जीएस के लिए क्लास लेकर आ चुका हूं। आप सभी ने आरपीएफ के फॉर्म भर दिए होंगे क्योंकि कल आरपीएफ की लास्ट डेट थी जो 14 मई थी। आरपीएफ की लास्ट डेट 14 मई थी। लास्ट डेट क्या थी? 14 मई थी। इसमें लगभग 4208 पोस्ट थी। 4208 पोस्ट थी जिसमें आप सभी ने लड़ना है। और आरपीएफ की कल लास्ट डेट थी जो 14 मई थी। मेरे दोस्त अब बात कर ले ये भर्ती किसकी है? कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए जो भर्ती है 1408 पोस्ट की आई हुई है और जो कल की लास्ट डेट थी 14 मई थी कल की। इसमें हम बात करें आरपीएफ में सिलेबस की बात कर रहे हैं। आरपीएफ के सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो मेरे दोस्त आरपीएफ में आप सभी को जो मैं पढ़ाऊंगा जीके जीएस पढ़ाऊंगा। जीके जीएस का वेटेज क्या रहेगा मेरे दोस्त? तो जीके जीएस का वेटेज रहेगा 50 क्वेश्चन का रहेगा मेरे दोस्त। 50 क्वेश्चन का रहेगा। इस 50 क्वेश्चन में मेरे दोस्त आप सभी से कई बार पूछ लिए थे। 10 से 15 क्वेश्चन है साइंस के पूछ लिए जाते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन जीके जीएस में जनरल साइंस के पूछ लिए जाते हैं। और ये किस लेवल का रहेगा मेरे दोस्त? ये 10th लेवल का साइंस रहेगा। क्या रहेगा? 10th लेवल का साइंस रहेगा। और बाकी जो 35 क्वेश्चन बच गए उसमें हमारे हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी है, करंट अफेयर है, ये है 35 क्वेश्चन उन सभी में से आते हैं। और इसमें से सबसे ज्यादा आप सभी को बता दूं तो लास्ट के 40 से 50% 40% से 50% के अंतर्गत 40 से 50% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए आरपीएफ वगैरह में, एएलपी में जो भी आरपीएफ में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ही 40 से 50% पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्त मैं आप सभी को ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप अपना सपोर्ट अच्छे से कर सके। इसलिए आज से आप सभी की क्लास होगी और मैं लगभग आप सभी को अभी तो शुरू में लगभग 500 क्वेश्चन, जो 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सभी को कराऊंगा जो आरपीएफ के पहले एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक, वो 500 क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। आरपीएफ की पहली क्लास है तो आज मैं आप सभी को आरपीएफ की शुरुआत करता हूं और आप सभी अपने नोट्स बनाते रहना ताकि आप दोबारा उसको रिवीजन कर सके। शॉर्ट नोट्स अपने तरीके से बनाते रहना ताकि मैं आप सभी को अगली बार क्वेश्चन पूछूं तो आप सभी बता सके। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं पहली आरपीएफ के लिए। और आप सभी को नोट्स बनाते रहने हैं और आप सभी को रिवाइज करते रहना है। जो मैं आज आप सभी को पढ़ाता जाऊं वो ही आप याद करते रहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप सभी के क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे बहुत सारे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो संवैधानिक आपातकाल लगाता है। किस पहला क्वेश्चन है वो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक आपातकाल की घोषणा करता है। जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होना चाहिए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकालीन लगा सकता है संविधान के द्वारा। और ये संवैधानिक उपचार के अधिकार किस अनुच्छेद से बता सकते हैं? आप सभी को ये तो पता चल गया कि संवैधानिक आपातकालीन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। लेकिन आप सभी से यह पूछ लिया जाए कि संवैधानिक उपचार के अधिकार हमें किस अनुच्छेद में मिलते हैं? किस क्या? संवैधानिक उपचार के अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपचार के अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्त? तो आप सभी को पता होना चाहिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार के अधिकार आते हैं। आप सभी से आपातकालीन के विषय में पता होना चाहिए। आप सभी से यह पूछ लिया जाए कि वित्तीय आपातकालीन कब लगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? कि वित्तीय जब हमारे समाज देश में किसी भी वित्तीय चीज वस्तु की जरूरत पड़ जाती है तो आपातकालीन की जरूरत पड़ती है तो आपातकालीन लगाया जाता है। जब कमी बढ़ जाती है तो आपातकाल जो वित्तीय आपातकाल है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है मेरे दोस्त? आप सभी से पूछ लिया जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत
वित्तीय आपातकालीन स्थिति लगाई जाती है। और एक आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय आपातकालीन, मतलब पूरे भारत में लगा दी जाए राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? यहीं पर पूछे राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है मेरे दोस्तों, कमेंट करिए। तो उसका आएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 जो अनुच्छेद 352 है उसके तहत राष्ट्रीय आपातकालीन लगाई जाती है। अनुच्छेद 360 है उसके कारण वित्तीय आपातकालीन लगाई जाती है। और संवैधानिक आपातकालीन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाए जाते हैं? 356। इनमें से आप सभी को यह पूछ लिया जाएगा और ऐसे अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आप सभी से यह पूछ लिया जाए कि खालसा पंथ की शुरुआत करने वाले किस सिख गुरु ने की थी? खालसा की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी मेरे दोस्त? आप सभी से यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खालसा की शुरुआत किस गुरु ने की थी? खालसा की शुरुआत किस गुरु ने की थी? सिख गुरु ने की थी। किस सिख गुरु ने की थी? गुरु सिख ने किस गुरु ने की थी? तो सिख गुरु कौन से थे? किसने खालसा की शुरुआत की थी मेरे दोस्त? आप सभी को पता होना चाहिए खालसा की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी मेरे दोस्त? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। गोविंद सिंह ने। अब ये गुरु गोविंद सिंह खालसा की शुरुआत करने वाले थे। ये सिख धर्म के कौन से गुरु थे? आप सभी से ये पूछ लिया जाए। आप सभी से यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होना चाहिए सिख धर्म में 10 गुरु थे और वो जो अंतिम 10वें गुरु थे, अंतिम और 10वें सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ही 10वें सिख गुरु थे। और खालसा पंथ की शुरुआत स्थापना कब की गई थी मेरे दोस्त? खालसा की शुरुआत कब की गई थी? आप सभी से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए खालसा की शुरुआत 1699 ईस्वी में की। कब की थी मेरे दोस्त? खालसा की शुरुआत 1699 ईस्वी में की थी। आप सभी को पता होना चाहिए। अब बात कर ले, यहीं पर सिख गुरु की बात हो रही है तो आप सभी से यह पूछ लिया जाए कि सिख गुरु के पहले गुरु कौन थे? मेरे दोस्त आप सभी से यह पूछ लिया जाए कि सिख गुरु के पहले गुरु कौन थे? तो मेरे दोस्त फर्स्ट गुरु कौन थे? सिख धर्म के। सिख धर्म के आप सभी से यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होना चाहिए गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव। और यहीं पर आप सभी से 9वें गुरु पूछ लिए जाए तो मेरे दोस्त 9वें गुरु पूछ लिए जाए तो 9वें गुरु कौन थे? 9वें गुरु कौन थे? आप सभी से यह पूछ लिया जाए सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो मेरे दोस्त गुरु तेग बहादुर थे। कौन थे मेरे दोस्त? गुरु तेग बहादुर। लिख लीजिए आप, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर थे वो सिख धर्म के 9वें गुरु थे। आप सभी से 10वें गुरु पूछ लिए जाए तो मेरे दोस्त कौन थे? आप सभी को पता होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह थे। और पहले गुरु पूछ लिए जाए तो गुरु नानक देव थे। मेरे दोस्त इतना आप सभी को पता होना चाहिए खालसा पंथ की शुरुआत 1699 हुई थी। इस बातों का आप सभी को ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत मैं आप सभी को ये सारे क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि जो इसके नजदीकी क्वेश्चन है वो ही पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं मेरे दोस्त, कर लिया होगा सभी ने। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने शुरुआत की? भूदान आंदोलन की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी मेरे दोस्त? कमेंट करिए जल्दी से बताइए। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी मेरे दोस्त? भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी मेरे दोस्त? कमेंट करके जल्दी से बताइए भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी मेरे दोस्त? जल्दी से कमेंट करिए। तो मेरे दोस्त भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। विनोबा भावे। विनोबा भावे ने मेरे दोस्त भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी से यहीं पर यह पूछ लिया जाए कि बारदोली सत्याग्रह था, एक बारदोली सत्याग्रह था, उसके अग्रणी कौन थे? उसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत में तो आप सभी से ये पूछ लिया जाए यहीं पर बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत के अग्रणी आगे रहने वाले
अग्रणी या शुरुआत करने वाले, या शुरुआत किसने की थी? बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत मेरे दोस्त किसने की थी? कमेंट करके जल्दी से उत्तर बताइए। आप सभी उत्तर दीजिए, बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी मेरे दोस्त? किसने की थी मेरे दोस्त? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी मेरे दोस्त? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और ये बारदोली सत्याग्रह शुरुआत कहाँ पर की थी और कब की थी ये पता होना चाहिए। बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी, यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और कहाँ पर की गई थी? तो मेरे दोस्त ये 1928 में की थी, 1928 में की थी। और कहाँ पर की थी मेरे दोस्त? तो गुजरात में की थी, गुजरात में। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की बात कर ली जाए यहीं पर, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत गुजरी जाए तो मेरे दोस्त स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट करें जल्दी से। 1905 आएगा। क्या आएगा? 1905 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड बता दीजिए। रोल टैक्ट, आप सभी रोल टैक्ट बताइए। रोल टैक्ट, रोल एक्ट, रोल टैक्ट कब आया भारत में? तो कब आया मेरे दोस्त? 1919 में। और जलियांवाला बाग, आप सभी से जलियांवाला बाग पूछ लिया जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है कि 13 अप्रैल 1919। अब जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ पर हुआ था मेरे दोस्त? आप सभी बताइए कमेंट करके। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था मेरे दोस्त? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड मेरे दोस्त अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत से लोगों की, मासूम लोगों की हत्या हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत से मासूम लोगों की हत्या हुई थी। उससे दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि थी वो वापस कर दी थी? ये बताइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर, हत्याकांड से दुखी होकर कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? वापस कर दी थी। तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होना चाहिए, नाइटहुड की, नाइटहुड, नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उपाधि वापस कर दी थी। मेरे दोस्त आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि एशिया खेलों में क्रिकेट ने कब वापसी की है? हाल ही का क्वेश्चन है, लगभग अभी कुछ ही सालों पहले का है कि एशियाई खेलों में क्रिकेट ने किस वर्ष में वापसी की है? किस वर्ष में वापसी की है? किस वर्ष में क्रिकेट ने वापसी की है एशियाई खेलों में? दोस्त आप सभी को पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्त ये 2022 में एशियाई खेलों में क्रिकेट ने वापसी की है। और मेरे दोस्त आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि जो 2022 के एशियाई खेल हुए थे वे कहाँ पर हुए थे मेरे दोस्त? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होना चाहिए, चीन के होंगकांग में, चीन के होंगसौ में हुए थे। चीन के होंगसौ जगह है, वहां पर मेरे दोस्त एशियाई खेल हुए थे 2022 के। आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि 2024 के एशियाई गेम कहाँ होंगे? 2024 के एशियाई गेम कहाँ पर खेले जाएंगे, किस देश में खेले जाएंगे मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन आप पूछ लिया जाएगा आपसे। 2026, ये 4 साल में होते हैं एशियाई गेम, हर 4 साल में एशियाई गेम होते हैं, इतना आप सभी को पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्त 2026 में एशियाई गेम होंगे, एशियाई खेल कहाँ पर होंगे?
ये क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहे हैं, कहाँ पर होंगे। तो मेरे दोस्त ये उत्तर आएगा आप सभी का 2026 में जापान। जापान है, वहां पर होंगे। जापान में मेरे दोस्त एशियाई गेम होंगे, इतना आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि अल बरूनी की एक अरब की किताब है, अल बरूनी की किताब है जो अरबी भाषा में लिखी हुई। उस किताब में हमारे भारत का इतिहास विज्ञान के बारे में भी लिखा जोखा है। उस किताब का क्या नाम है मेरे दोस्त? आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि अल बरूनी की अरब की किताब है, लिखित किताब है, उसमें उपमहाद्वीपों के बारे में बताया गया है। अल बरूनी की एक अरबी किताब, अरबी भाषा में लिखित किताब, अरबी भाषा में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीपों के बारे में बताया गया है, उपमहाद्वीपों के विषय में बताया गया है। बताया गया है मेरे दोस्त, उस किताब का क्या नाम है? उस किताब का क्या नाम है जिसमें अरबी भाषा में लिखित वह किताब है जिसमें उपमहाद्वीपों के विषय में बताया गया है। तो मेरे दोस्त आप सभी को उस किताब के बारे में पता होना चाहिए, जो बहुत ही चर्चित किताब है। तो मेरे दोस्त उस किताब का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। जो किताब उल हिंद है वो अल बरूनी के द्वारा लिखी जा गई है। आप सभी से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेरे दोस्त अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। आप सभी से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अल बरूनी की एक अरबी भाषा में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीपों के विषय में बताया गया है, तो कौन सी किताब है? तो किताब उल हिंद है। या आप सभी से यह पूछ लिया जाए कि किताब उल हिंद किस भाषा में लिखित है? तो मेरे दोस्त अरबी भाषा में लिखित है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी किताब में हमारे भारत के इतिहास के विषय में, भूगोल के विषय में भी बताया है। इस किताब से हमें पता चलता है हमारे भारत के, लिख लीजिए, भारत के इतिहास, भारत के इतिहास, विज्ञान और भूगोल, विज्ञान भूगोल, भूगोल के विषय में भी इसी किताब से हमें पता चलता है। इसी किताब से हमें पता चलता है मेरे दोस्त, इतना आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी से यह पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? आप सभी से यह पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? आप सभी से ये पूछ लिया जाए तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो मेरे दोस्त ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ लिया जाए तो आप सभी से, ये तो बात थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो 8 मार्च को मनाया जाता है मेरे दोस्त। ये कब से शुरुआत की थी मेरे लगभग दोस्त? मेरा 1910 से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र शुरुआत की गई थी 1910 में। इसकी शुरुआत की गई थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, जो 8 मार्च से मनाया जाता है मेरे दोस्त। आप सभी से यह पूछ लिया जाए यहीं पर कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त चलो इसका जवाब दीजिए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में? आप सभी से ये पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है मेरे दोस्त? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होना चाहिए, हाल ही में बनाया गया है। तो मेरे दोस्त ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है मेरे दोस्त? सरोजनी नायडू के जयंती पर मनाया जाता है मेरे दोस्त। सरोजनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है मेरे दोस्त। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के अधिकार के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है मेरे दोस्त? महिलाओं के अधिकार के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है। और सरोजनी नायडू की जयंती को 13 फरवरी को मेरे दोस्त राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त।
इतना आप सभी को पता होना चाहिए। और जो दिवस है वो एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आरपीएफ में पूछती है, दिनों के बारे में आरपीएफ में एक ना एक क्वेश्चन पूछती है। और दिवस भी आप सभी को याद करने का मैं आप तरीको बता दूंगा कि किस तरह से और कौन कौन से दिवस हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे मेरे दोस्त। मैं आप सभी के लिए एक आज दिवस की दिनों की एक किताब एक दिन क्लास ले आऊंगा जिसमें मैं आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट जो दिन होंगे वो सभी बता दूंगा। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता दूं, जब आपका आरपीएफ का पेपर होगा, मान लीजिए आपका आरपीएफ का पेपर 2 महीने बाद है, अब मई है, मई जून जुलाई में होगा, मान लीजिए आपका जुलाई में होगा, तो मेरे दोस्त दिन कौन से इंपोर्टेंट है, तो मान लीजिए मई जून के 2 महीने ये, और जून जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर के, अगस्त और सितंबर के मेरे दोस्त इन 4 महीनों के इंपोर्टेंट डे होंगे जो आप सभी को याद होने चाहिए, क्योंकि लगभग वही के 3 पूछे जाते हैं जो आरपीएफ में, इतना आप सभी को पता होना चाहिए। आज कोई भी एग्जाम मान लीजिए उसमें आरपीएफ में या एसएससी में किसी भी एग्जाम में मान लीजिए, तो जब आपका पेपर आगा उसे 2 महीने पहले और 2 दिन बाद के ही दिन पूछे जाते हैं। आप सभी से यह पूछ लिया जाए कि नाबार्ड का फुल फॉर्म बता दीजिए मेरे दोस्त, नाबार्ड की फुल फॉर्म बता दीजिए, फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है मेरे दोस्त, ये बता दीजिए आप सभी। नाबार्ड का पूरा नाम मेरे दोस्त बता दीजिए। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर मेरे दोस्त लिखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर मेरे दोस्त क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड रूरल डेवलपमेंट। मेरे दोस्त नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये मेरे दोस्त नाबार्ड की फुल फॉर्म है। आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे दोस्त, आप सभी से यह पूछ लिया जाए कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मेरे दोस्त मुख्यालय 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 कहाँ पर है मेरे दोस्त, मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्त, स्थापना कब हुई मेरे दोस्त, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्त, ये आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बताइए कब हुई थी मेरे दोस्त। ये 12 जुलाई 1982 हुई थी। और सिडबी की पूछ ली जाए तो सिडबी की शुरू स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्त, सिडबी की स्थापना कब हुई थी, मेरे दोस्त आप सभी से ये पूछ लीजिए कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय बता दीजिए मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त ये सिडबी की स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्त, अप्रैल 1990 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है मेरे दोस्त, लखनऊ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है मेरे दोस्त, लखनऊ में। ये क्वेश्चन भी आप सभी से पूछ लिया जाए। आप सिडनी की फुल फॉर्म बता दीजिए मेरे दोस्त, यहीं पर आप सिडनी की फुल फॉर्म भी बता दीजिए, सिडबी की फुल फॉर्म बता दीजिए जल्दी से मेरे दोस्त, सिडबी की फुल फॉर्म बता दीजिए। तो मैं बता देता हूं आप सभी को, समाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक फॉर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मेरे दोस्त ये सिडबी की फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत स्थापना कब हुई, 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। तो मेरे दोस्त इतना आप सभी को पता होना चाहिए। ये एक उद्योग क्षेत्र के लिए जो सिडबी है वो उद्योग क्षेत्र के लिए सर्वोच्च रैंक है। किसके लिए, उद्योग, इंडस्ट्रियल, यानी इसमें लिख रखा है इंडस्ट्रियल, यानी इंडस्ट्रियल मतलब उद्योग जो उद्योग क्षेत्र है उसके लिए सबसे बड़ा रैंक है, सर्वोच्च रैंक उद्योग क्षेत्र में, उद्योग के लिए सबसे बड़ा सर्वोच्च रैंक है। और जो नाबार्ड है मेरे दोस्त, वो नाबार्ड किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए है। आप सभी को पता होना चाहिए, कृषि क्षेत्र के लिए। इसमें लिखा है एग्रीकल्चर, तो कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च रैंक है मेरे दोस्त। आजकल किसान आंदोलन है, इसलिए पूछ दिया जा भी सकता है किस क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक कौन सा है। तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होना चाहिए, नाबार्ड है वो कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है। इसकी शुरुआत मेरे दोस्त
इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है मेरे दोस्त? मुंबई में। आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि हड्डी कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आप भी अपने कमेंट करके जल्दी से बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है मेरे दोस्त? कमेंट करके जल्दी से बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है मेरे दोस्त? क्या नाम है मेरे दोस्त? फीमर। उत्तर देखिए फीमर। और ये फीमर है वो कौन सी कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी मेरे दोस्त। किसकी है? जांघ की हड्डी है। कहाँ पर पाई जाती है? जांघ की हड्डी है। जो जांघ की हड्डी है वो मानव की सबसे बड़ी हड्डी है। आप सभी से यहीं पर छोटी हड्डी पूछ ली जाए तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी और कहां पर पाई जाती है? कमेंट करके जल्दी से बताइए सबसे छोटी हड्डी कहां पर पाई जाती है मेरे दोस्त? जल्दी से बताइए। स्टेप्स कहां पर पाई जाती है मेरे दोस्त? स्टेप्स कान में। जो हमारा कान है, कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है वो स्टेप्स है मानव की। मेरे दोस्त आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्त? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो साइंस के क्वेश्चन है वो इस प्रकार से ही पूछे जाते हैं। 10th लेवल के हैं ये पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बता दीजिए, सूत्र बता दीजिए। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बता दीजिए, सूत्र बता दीजिए मेरे दोस्त। NaHCO3 क्या? NaHCO3। और नॉर्मल साल्ट का पूछ लिया जाए तो नॉर्मल साल्ट यानी साधारण नमक का पूछ लिया जाए तो मेरे दोस्त NaCl क्या होगा? NaCl। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर है उसका भी आप सभी को पता होना चाहिए। कमेंट करके जल्दी से बताइए फिर मैं उसका आंसर दूंगा। ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्त? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्साइड Cl2 CaOCl2 मेरे दोस्त। ये अपना आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ये ज्योग्राफी से पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि अरावली सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है मेरे दोस्त? आप सभी से ये पूछ लिया जाए तो मेरे दोस्त जल्दी से बताइए। तो मेरे दोस्त गुरु शिखर क्या आएगी? गुरु शिखर। और ये राजस्थान में है अरावली चोटी। इतना आप सभी को पता होना चाहिए मेरे दोस्त। मैं आशा करता हूँ ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं रोज की ऐसे ही आप सभी के लिए लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा। उसके अंतर्गत मैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप सभी को बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।